हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एसीएस बायोलॉजी में। बेटा जी, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ओव्यूल की संरचना। पूरी संरचना को अपनी एंटायरली डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको बताया था ओव्यूल की संरचना में कहां कहां, बीजांड की संरचना में किसे भ्रूण कोश कहेंगे। भ्रूण कोश याद आ रहा बच्चा? भ्रूण कोश, बीजांड काय और ये पूरा पूरा बीजांड। और ये जो बीजांड होता है बेटा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना, इसे कहा जाता है प्रतीप बीजांड। इसे क्या नाम दे देंगे बेटा आप? प्रतीप बीजांड के नाम से जानोगे। अब यही बीजांड होता है जो प्रतीप बीजांड, ये जो आपका फिनिकल होता है इसके लगभग पैरेलल में रहता है। अगर पैरेलल है तो प्रतीप है और उसी अक्ष पर है तो ये एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस रिजु बीजांड कहलाता है। बीजांड के भी अपने टाइप थे, आपके सिलेबस में नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। आ जाइए अगले पॉइंट पर, क्या है वो समझते हैं। देखो, अगर यहां अपन देख पाए तो हमें एक पॉइंट मिला था जिसको आगे अपन कैरी ऑन करने वाले हैं आज। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणपोष होता है, ये अकेला भ्रूणपोष है अंदर की तरफ। फिर कह रहा है जो कि एक बीजाणु से निर्मित होता। अब ये एनसीईआरटी यहां क्या कहना चाहता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो कैसे ये बीजांड का निर्माण होता है, आ जाइए उसी को हम समझते हैं। बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। मैंने आपको कहा था मादा के लिए वर्ड लग रहा है गुरु और नर के लिए वर्ड लगेगा लघु। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है गुरु बीजाणु जनन। इट मीन्स हम जो है बेटा मादा युग्मक का निर्माण करने वाले हैं। किसका निर्माण करेंगे बच्चे? मादा युग्मक का निर्माण करने वाले हैं। अगर मादा युग्मक निर्माण कर रहे हैं हम, तो बनने वाला जो मादा युग्मक होगा उसे हम नाम दे देंगे गुरु बीजाणु। क्या नाम दे दिया मेरे लाल? गुरु बीजाणु नाम दे दिया। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे आप कहते हो एमएमसी कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का नाम क्या होता है बच्चा? एमएमसी कोशिका। तो ये एक एमएमसी कोशिका है। से गुरु बीजाणु के निर्माण की रचना को, इससे आपने एक गुरु बीजाणु बनाया है यहां की तरफ। ये तो अंड कोशिका हो गई, बीच में एक सेंट्रल सेल या सर माफी चाहूंगा, एक गुरु बीजाणु बनेगा। ये हो गया एक गुरु बीजाणु। कितने गुरु बीजाणु बेटा? एक गुरु बीजाणु। तो आपने जो एक गुरु बीजाणु बनाया है इसे आप क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। अब एक बनते हैं कि चार बनते हैं? क्या होता है? कौन नष्ट होता है? एनसीईआरटी में इस एरो का मीनिंग क्या है? सबको वन बाय वन करते चलते हैं। फिर कह रहा है बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड का के बीजांड द्वारा क्षेत्र से विलगन होता है। यानी कि बीजांड, ये रहा बीजांड, ये पूरा का पूरा ऐसा बीजांड हो गया। इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये बीजांड पूरा का पूरा। फिर कह रहा है एक बीजांड, एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये रही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय, ये बीजांड काय, जब इसके ऊपर आवरण लेके आ जाओगे सारी की सारी एनसीईआरटी के एक लाइन को, कि बीजांड द्वारीय क्षेत्र, ये रहा बीजांड द्वारीय क्षेत्र जहां अंड कोशिका बीजांड द्वारीय क्षेत्र में विलग होते हैं। विलग का मतलब वहां से ये जुड़े हुए रहते हैं इस जगह पे। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित और एक सुस्पष्ट केंद्र युक्त होती है। इसकी बात कर रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की, युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। देखिएगा हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप चाहे लघु बीजाणु बनाओ या गुरु बीजाणु बनाओ, बनेगा कुछ भी, लेकिन होगा अर्धसूत्री विभाजन से ही। तो चाहे आप लघु बीजाणु बना रहे हो चाहे गुरु बीजाणु बना रहे हो, दोनों ही अवस्था में आप जो बेटा विभाजन लोगे वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन ही होने वाला है। तो यहां जो हमारा विभाजन हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। अब एनसीईआरटी पूछ रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? ये का ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने लघु बीजाणु में भी पूछा था। क्या महत्व है वहां भी हमने आपको बताया था। पहला महत्व देखो, पहला महत्व तो होगा पैतृक में,
पैतृक से संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी। दूसरा, विभिन्नताएं देखी जाती है। क्या देखी जाती है? विभिन्न, अरे वेरिएशंस आएंगी तो ही एडवांटेज है बच्चा। तो दोनों के दोनों पॉइंट है किसके रिगार्डिंग? अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है उसके रिगार्डिंग। अब एनसीईआरटी सुनो, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, ये हमने पहले से पढ़ रखा है कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। देखो ये जो आपका ऊपर वाला है, एरो इस तरह से ऊपर कर रखा है, ऊपर की तरफ जो एरो बता रखा है बेटा, वो बता रहा है बीजांड द्वार क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार क्षेत्र। इसे जो बताया गया है एरो ऊपर की तरफ, बीजांड द्वार क्षेत्र की ओर डिनोट कर रहा है। बीजांड द्वार क्षेत्र। अभी देखिएगा, जैसा एनसीईआरटी ने कहा है कि एक कोशिका होती है सघन कोशिका द्रव्ययुक्त, तो आपके पास में ये रहा एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और इसका केंद्रक। फिर आगे चलकर इसने अर्धसूत्री विभाजन किया। अर्धसूत्री विभाजन से आपको जो कोशिकाएं मिली है वो 4 मिली है, यानी कि अभी 1 से 2 बनी है, 2 से 4 बनी है। अगर आप देख पाओ बच्चा, गुरु बीजाणु द्वितीयक मतलब 2 कोशिका, एक ये, फिर यहां 4 कोशिकाएं बनी। ये जो ऊपर वाला एरो था बेटा, जिसे आपने नाम दिया था, किस और का क्षेत्र है ये बीजांड द्वार का क्षेत्र है। अगर आप समझ पाओ तो एनसीईआरटी ने इधर आपको क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी, समझने वाली बात है बच्चा। देख, जैसे अभी ये सेंटर में है, लेकिन जैसे जैसे आप यहां ऊपर की तरफ पहुंच, बीजांड द्वार की तरफ जो 3 केंद्रक होते हैं, इनका आकार एनसीईआरटी ने छोटा दे रखा है। आकार के छोटे देने का मतलब यह हो गया है कि ये आकार में छोटे हैं, इट मींस ये तीनों के तीनों नष्ट हो जाएंगे। बचेगा कौन? जो दूसरी तरफ है, मतलब बीजांड द्वार की तरफ के 3 केंद्रक जो होते हैं, 3 कोशिकाएं होती है, जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सुनना, इस एरो का मीनिंग समझना। ये एरो ये बताना चाहता है कि बीजांड द्वार के और जो उपस्थित 3 आपके गुरु बीजाणु है वो नष्ट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ एक। अरे क्या शानदार सा पॉइंट था। अब अगर इसी में ही हम आगे बढ़े तो देख विद्यार्थी, फिर आगे एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। ये वही आगे चलकर लघु गुरु बीजाणु जनन से गुरु युग्मक जनन की बात कर रहा है। देखो, इसे अगर अपन एक पॉइंट में अलग स्लाइड पे लें तो ये काम कैसे हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो आपके पास में ये रहा एक, यानी कि जो मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये है गुरु, पहले हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन। पहले आपको मैं क्या बताऊंगा? गुरु बीजाणु जनन। पहले हम गुरु बीजाणु जनन को समझेंगे और इसी के बाद हम पढ़ेंगे गुरु युग्मक जनन। शुरुआत में याद करो लघु बीजाणु जनन के वाला पॉइंट उसके जैसा ही है। शुरुआत में सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है, सभी कोशिकाएं एक जैसी है। ये सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी है, किसी न किसी कोशिका में कोई अंतर नहीं है। सभी कोशिकाएं समयुग्मजी माफी चाहूंगा एक समान होती। इसे आपने नाम दे दिया था विभज्योतिकी कोशिकाएं। विभज्योतिकी कोशिका। अब इस विभज्योतिकी कोशिका में आगे चलकर प्रोग्राम हुआ, नाम है विभेदन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? विभेदन। विभेदन के परिणाम स्वरूप यहां जो है बीच में एक कोशिका बाकी सभी कोशिकाओं से अलग हो जाएगी। देखिए याद करो, लघु बीजाणु जनन में वहां 4 बनता है, कोशिकाओं का एक समूह जो अलग हुआ था वो 4 था, लेकिन यहां कितना है बेटा? एक का एक है। ये जो आपको कोशिका मिली है इसी को आपने नाम दे दिया था, इसी को नाम दिया था बेटा आर्की स्पोरियल कोशिका। इसी का नाम क्या है? आर्की स्पोरियल कोशिका। दे दिया नाम आर्की स्पोरियल कोशिका।
आगे चलकर यही कोशिका फिर से विभाजन करेगी। और मैंने आपको बताया जब भी मैं सिर्फ विभाजन का कहूं तो आप कौन सा विभाजन मानोगे? समसूत्री विभाजन। तो ये जो कोशिका है इसने विभाजन किया और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप इसने दो कोशिका बनाई है। एक जो ऊपर वाली कोशिका होती है उसे आप नाम दे दोगे, ऊपर वाली कोशिका का नाम अलग हो जाएगा, नीचे वाली कोशिका का नाम अलग हो जाएगा। जो ऊपर की तरफ कोशिका है ये हो जाएगा प्राथमिक, बिल्कुल सही कहा, भित्तीय कोशिका, ये सारा का सारा उसके जैसा ही है। और ये जो नीचे वाली कोशिका थी बेटा इसे आपने नाम दे देना है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका। ये जो भित्तीय कोशिका होती है ये बीजांड जो है उसका निर्माण करेगी, लेकिन अध्यावरण के आधार पर। कैसे? अगर मान लो बीजांड पर एक अध्यावरण है तो ये एक अध्यावरणी का निर्माण कर रही है, दो अध्यावरण है तो ये द्विअध्यावरण का निर्माण कर रही है, द्विअध्यावरणी। और अगर मान लो कोई अध्यावरण नहीं है तो किसी भी अध्यावरण का निर्माण नहीं करेगा, अअध्यावरणी। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है बच्चा वो क्या कर रही है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका तीन प्रकार के, कितने प्रकार के बच्चा? तीन प्रकार के बीजांड का निर्माण कर रही है। तो देख विद्यार्थी, अगर मान लीजिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में पूछा जाए तो अगर ये एक अध्यावरण का निर्माण करेगी तो एक अध्यावरणी, दो अध्यावरण का निर्माण करेगी द्विअध्यावरणी, और नहीं है कोई अध्यावरण तो अध्यावरणी बीजांड। लेकिन फिर से वही हमारे पास में जो ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका थी इसने आगे चलकर फिर से एक प्रोग्राम से गुजरी है, नाम हो जाएगा विभेदन, डिफरेंशिएशन। और अब ये बन गई है एमएमसी सेल, जिसे आपने नाम दे दिया है मेगा स्पोर मदर सेल। यही वो एमएमसी सेल है जो कि अंडरगोज इनटू मियोसिस। अब इसी में होगा बेटा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां बन जाएगी टोटल संख्या में 4 कोशिकाएं। देख विद्यार्थी, अब उसी को अपन एनसीईआरटी वाला पॉइंट लेते हैं। आकार में छोटी, थोड़ी बड़ी और बड़ी, सबसे बड़ी। ये जो आपकी छोटी कोशिकाएं हैं तीनों की तीनों, ये एरो बता रहा है बीजांड द्वार क्षेत्र। कौन सा? बीजांड द्वार क्षेत्र। तो एरो बीजांड द्वार क्षेत्र बनाता है और तीनों की तीनों हो जाएगी यहां से नष्ट, और आपके पास में बच जाएगा एक सक्रिय गुरु बीजाणु। एक सक्रिय गुरु बीजाणु। तो तीन जो थी वो बीजांड द्वार की तरफ नष्ट हुई है। अच्छे से याद रखना, बीजांड द्वार वाली नष्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बाद में ये तो आपने बना लिया बच्चा। यहां अगर अपन में आपसे बताऊं, बात करें हम आपसे, तो यहां आपके पास में है एक सक्रिय गुरु बीजाणु। यहां गुरु बीजाणु की संख्या कितनी है? एक। तो एक सक्रिय गुरु बीजाणु आपको यहां मिला है। अब इसी के बाद में सुनना, इसी के बाद में आगे जो प्रोग्राम होगा वही होगा एक बीजाणु परिवर्धन, एक बीजाणु परिवर्धन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये जो आपने प्रोग्राम पढ़ा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कहलाएगा बच्चा गुरु बीजाणु जनन। ये पूरा का पूरा फ्लोचार्ट किसका बेटा? गुरु बीजाणु जनन का है। अब हम आगे पढ़ेंगे गुरु युग्मक जनन। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास में? नेक्स्ट जो आपके पास में पॉइंट आएगा वो हो जाएगा गुरु युग्मक जनन। ये रहा गुरु युग्मक जनन। बताइए
शुरुआत में आपके पास में गुरु बीजाणु कितना है? तो शुरुआत में तो हमारे पास में एक ही है, ये रहा एक। अब इससे आगे चलकर आपने सबसे पहला कराया कोशिका विभाजन। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी किसी भी प्रक्रम में एक बार अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाए तो वापस दूसरी बार नहीं होने वाला है। तो यहां जो आपके पास में पहली बार आपने ये जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनाया है बेटा, ये अगुणित है। कैसा है दीकरा जी? अगुणित है। ये अगर अगुणित है तो आने वाला ये भी हमारे पास में एक सक्रिय गुरु बीजाणु, ये भी कैसा है? अगुणित ही ठहरेगा। अब यहां विभाजन हुआ है तो ये समसूत्री विभाजन होगा जिससे दो केंद्रक बने हैं। अभी जो आपने बनाया बेटा, ये दो केंद्रक बने हैं, ये कोशिका विभाजन और ये कोशिका विभाजन में भी कौन सा बेटा? केंद्रक विभाजन। ठीक हुआ। अभी आप केंद्रक विभाजन कर रहे हो। केंद्रक विभाजन के बाद में आप इनसे आगे चलकर बनाओगे इसी तरह से ये जो संरचना बनी है इसमें दो बार, कितनी बार? दो बार फिर से समसूत्री विभाजन। तो एक बार यहां तो दो कोशिका, दो बार तो चार कोशिका, तो ऊपर बन गई है टोटल चार कोशिकाएं, इधर भी चार कोशिकाएं। ठीक हुआ। अब इसमें से कोई भी एक केंद्रक, अभी तो मैं वही बात कर रहा हूं, केंद्रक विभाजन ऑर्डर केंद्र की बात करेंगे, माफी चाहेंगे। तो अभी आपके पास में दो केंद्रक जो है वो केंद्रक में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। ऊपर बचे तीन केंद्रक, यहां तीन केंद्रक। अब जो है बेटा फिर से आपका अनइक्वल कोशिका द्रव्य विभाजन। कौन सा विभाजन? कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन के परिणाम स्वरूप ये जो आपका केंद्रक है तो विद्यार्थी हम थे कोशिका द्रव्य विभाजन की तरफ। देख विद्यार्थी, यहां जो आपके पास में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा जिसमें ऊपर की तरफ तीन कोशिकाएं का निर्माण हो जाएगा, नीचे की तरफ तीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और केंद्र की तरफ यहां फिर से केंद्र में एक बड़ी सी कोशिका का निर्माण होगा। ये बड़ी सी कोशिका, उसका कोशिका द्रव्य है और ये रहे दो केंद्रक, ये आपकी हो जाएगी केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। ये जो आपकी पूरी संरचना बनी है जिसमें आप देख पा रहे हो, पहली बात तो देखो कहां कहां क्वेश्चन है बेटा आपके पास में। ये जो संरचना है इसी को अगर अपन आगे और समझे बेटा तो ये संरचना और कुछ नहीं, कुछ इस प्रकार से है। देख विद्यार्थी याद कीजिएगा, अब क्योंकि हमें जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाना है तो मुझे इसको रखना पड़ेगा ऊपर। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा तो उसको नीचे रहने देते थोड़ी देर के लिए। ये रहा। अब यहां पर आपको जो संरचना मिली है, इन संरचना में ये तो इसकी तो संरचना हमने पहले देख ली थी कि क्या रेफे है क्या हाइलम है। इस संरचना में आपको नीचे की तरफ तीन कोशिकाओं का समूह जिसमें फिलीफॉर्म एपैरेटस, मैंने आपको बताया था ये रसायन का स्रावन करेगा जो कि परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बीच में केंद्रक, ये जो बना है बेटा इसमें 7 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं? और 8 क्या मिलेंगे आपको? केंद्रक मिलने वाले हैं। तो 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक है। इस पूरे के पूरे का निर्माण कितने गुरु बीजाणु से हुआ है? ये रहा एक
सक्रिय गुरु बीजाणु। कितना? एक सक्रिय गुरु बीजाणु। तो आपके पास में एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, इससे ये पूरे के पूरे भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक बीजाणुक परिवर्धन। अरे भाई, आपके पास में सक्रिय गुरु बीजाणु एक था, एक ही बीजाणु से आपने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाई है, इसीलिए इसको आप कहते हो एक बीजाणुक परिवर्धन। मेरी बात समझ में आई है मैं क्या समझाना चाहता हूं? तो यहां ये एक बीजाणुक परिवर्धन है। अब देखने पे पता चल रहा है इसको पॉलीगोनम भी कहते हैं, पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन। अब सुनो, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गुरु बीजाणु बनने के दौरान, यानी कि अंड कोशिका निर्माण में या इस पूरे के पूरे भ्रूण कोश परिपक्व भ्रूण कोश के निर्माण में कुल कितने समसूत्री? तो एक होगा अर्धसूत्री, एक अर्धसूत्री विभाजन प्लस 3 समसूत्री विभाजन। और देख विद्यार्थी, अर्धसूत्री विभाजन इससे पहले आपने एक एमएमसी कोशिका से बनाया था, ये रहा एक अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन एक। लेकिन यहां पर पहला यहां पर विभाजन एक, दूसरा यहां पर 2 बार, तो टोटल 3 समसूत्री है और एक अर्धसूत्री विभाजन से आपने बना लिया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अरे कंप्लीटली क्लियर है बच्चा, शानदार तरीके से, अच्छे से, प्यारे से हमने इसको क्लियर कर दिया है। बढ़ूं आगे बच्चे। अब अपन एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी आपको क्या कहना चाहती है? देखिए, वही हमारे पास में है। शुरुआत में यहां पर आपने एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनाया, एक से 2 केंद्रक बने, एक से केंद्र कितना बेटा? 2 बने हैं। अब 2 से बन गए हैं, एक से वापस 2 से 4, वापस एक बार और, तो प्रत्येक में 2 बार हुआ, तो 4 केंद्रक बन गए। अब आपने इससे ही क्या बना लिया बेटा? आगे चलकर ये भ्रूण। अब यहां देखो, ये एरो नीचे की तरफ क्या बताना चाहता है कि यहां कौन है बच्चा? बीजांड द्वार क्षेत्र। ध्यान रखना, ये जो एरो होता है, ये एरो किसको डिनोट कर रहा है? एरो डिनोट कर रहा है बीजांड द्वार क्षेत्र को। ठीक है बच्चा, तीर जो निशान है ये बीजांड द्वार क्षेत्र को कर रहा है। इसमें देखिएगा, ऊपर की तरफ समान आकार की 3 प्रतिव्यासित कोशिका, नीचे की तरफ जो है बेटा 2 सहायक कोशिका, और बीच में बड़ी सी कोशिका जिसको ध्रुवीय केंद्रक या कोशिका सेंट्रल सेल्स का नाम, केंद्रीय कोशिका के नाम से जान लिया। अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ये मिले आपको तंतुरूपी समुच्चय जिसे आपने कहा फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होते हैं बच्चा, यही एक केमिकल का सिक्रेशन करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करवाते हो। तो देखिए बेटा, एरो क्या निशान कर रहा है? एरो डिनोट कर रहा है किसकी ओर? एरो डिनोट कर रहा है बच्चा फाइनली ये आपके कहे तो बीजांड द्वार की ओर। देख विद्यार्थी, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हमने यहां तक अच्छे से काफी हद तक, काफी कहे ना, एनसीईआरटी की लाइनों को हमने अपनी तरह से खूब अच्छे से समझा है। दिक्कत कहां आती बच्चे को? हर बच्चा चाहता है कि वो एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी भी कहती है कि मेरे को पढ़ो, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी पहली बार में कहती है मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें पहली बार में बर्बाद कर दूंगी। एनसीईआरटी की लाइन है, मेरे कान में एक बार बोली थी एनसीईआरटी, मेरे पास पहली बार मत आना, मैं तुम्हें बर्बाद कर देती हूं, बर्बाद कर दूंगी, तो तुम बोलना कि मुझे बर्बाद होना है। क्योंकि 1 बार 2 बार 4 बार एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे आप, तब आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। फिर आपका और एनसीईआरटी का प्रेम चालू हो जाएगा, प्रेम प्रसंग हो जाएगा आपके साथ और एनसीईआरटी के साथ में। ये आपकी एनसीईआरटी की खास बात होती है। एनसीईआरटी को आप हल्के में ना लीजिए बेटा, बहुत बहुत पावरफुल एनसीईआरटी है।
तो मैं आशा करता हूं आपको गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्मक जनन अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।